हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करना है। फर्स्ट है राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, परिस्थिति की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपर्युक्त में से कौन से उद्देश्य वर्णित है। पूछ रहा है कि इनमें से संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य शामिल है। ठीक है, इनमें से तो फर्स्ट है केवल 1, 3, 4, बी केवल 2 और 3, सी 3 और 4, डी है 1, 2 और 4। तो कौन सा इसमें से सही है। अगर आपको प्रस्तावना अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है प्रस्तावना में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा की क्षमता, याद होगा आपको, यहाँ पर प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, मतलब परिस्थिति या प्रतिष्ठा की समानता, तो ये भी सही है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी सही है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं होती है पूरी प्रस्तावना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक न्याय की बात होती है, न्याय स्वतंत्रता की बात नहीं होती है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 और 4 सही है, तो A 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को फर्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। ठीक है, संविधान अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, प्रस्तावना से संविधान के अधिकार के स्रोत का पता चलता है। प्रस्तावना से क्या होता है, संविधान के जो अधिकार का स्रोत है उसका पता चलता है, जो कि भारत के लोगों से अधिकार है। यह भारतीय राज्य की प्रकृति को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य राज्य व्यवस्था के रूप में स्पष्ट करती है। इसके तहत न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इसको प्रवृत्त बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। सेकंड है, जब इसकी उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। कि इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कहा है कि इसको प्रवृत्त बनाए रखने के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ये गलत है। ठीक है, और जबकि इसकी उद्घोषणा की जाती है, जो राष्ट्रपति राज्यपाल में नहीं शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, केवल 2। इसका व्याख्या देख लेंगे। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा में विकृत होने के समय जारी होता है, या लोकसभा 2 माह की अवधि के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना विकृत हो जाती है, तो घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक बना रहता है। ठीक है, तो बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय से स्वीकृत कर दिया हो। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रहता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे स्वीकृत होता है तो कब तक रहता है, 6 माह तक जारी रहता है। इसे संसद की मंजूरी के साथ प्रत्येक 6 माह में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त सभी या कोई शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। राष्ट्रपति जो है कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है, चाहे कोई भी कृत्य हो या फिर राज्यपाल या विधानमंडल के किसी भी निकाय या प्राधिकारी में की शक्तियाँ जो भी हैं वो अपने हाथ में ले सकता है। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन होंगी। ठीक है, ऐसे अनुषंगिक और परिणामी संबंध उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।
आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल वीरा क्लासेस में। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची के उपबंध प्रशासनिक प्रावधान संबंधित हैं। दूसरी अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान हैं, इनमें से आपको बताना है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, सेकंड है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से, थर्ड है संसद के सदस्यों से, फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से। इनमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1 2 3 4। तो दूसरी अनुसूची में इनमें से कौन कौन से प्रशासनिक प्रावधान दूसरी अनुसूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और सेकंड है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। ये तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। देख लेंगे दूसरी अनुसूची में कौन कौन शामिल है। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार होते हैं किस किसके? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। दूसरी अनुसूची में प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। थर्ड है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, डी है केवल 1 2 और 3। तो इनमें से कौन सा सही है? संसदीय स्वरूप के बारे में बताना है तो फर्स्ट है, मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये सही है, गोपनीयता के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं मंत्री। और विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं मंत्रीगण, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद होता है इसके प्रधान होते हैं, तो ये भी सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के यहाँ पर हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। संसदीय स्वरूप के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। नंबर 1 है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसमें राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? बाध्य होता है, ठीक है, उसे मानना ही पड़ता है। सेकंड विशेषता है संसदीय स्वरूप की, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, ठीक है। और थर्ड है सामूहिक उत्तरदायित्व। और फोर्थ है राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, जिसमें मंत्री, विधायिका, कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्री क्या होता है? विधायिका भी होता है और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, तो दोहरी सदस्यता हो जाती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ठीक है, सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है और मंत्रिपरिषद का संसद का सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। निचले सदन का विघटन, ये भी संसदीय स्वरूप की एक विशेषता है, जिसको लोकसभा भी कहते हैं। तो संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी लोकसभा को विघटित करने और नए चुनाव आयोजित करवाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। इसका अर्थ है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को विघटित करने का अधिकार होता है, ठीक है। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों, निर्णयों के संबंध में जानकारी नहीं दे सकते। वे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेते हैं और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। सेकंड है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका व्याख्या करेंगे अब।
इसका राइट आंसर क्या था? बी, केवल 2। फिफ्थ का व्याख्या देखेंगे हम। अनुच्छेद 358 और 359 मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि 359 अनुच्छेद 20-21 द्वारा उनको छोड़कर बाकी सबके लिए होता है 359। ठीक है, तो याद रखना 358 अनुच्छेद 19 के लिए होता है, निलंबन से संबंधित है, और अनुच्छेद 359 20 और 21 को छोड़कर सभी के निलंबन से संबंधित होता है। तो अनुच्छेद 19 में सम्मिलित 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल। एक तो राष्ट्रीय, एक तो 3 आधार पर होता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह, या फिर जो आंतरिक कलह होता है उसकी वजह से। ठीक है, आंतरिक गृह युद्ध की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित तभी होता है जब आपातकाल की घोषणा का आधार या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। प्रारंभ में यह प्रावधान संविधान में उपबंधित नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ठीक है, प्रारंभ में ये शामिल नहीं था, बल्कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। यानी कि 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे, बल्कि उनका प्रवर्तन जो है वो निलंबित होगा। ठीक है, यह निलंबन केवल उन्हीं मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की प्रवर्तन अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि के लिए लागू होते हैं, और निलंबन का आदेश भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के आदेश को मंजूरी के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के विषय क्षेत्र पर 2 प्रतिबंध लगाता है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय से उपचार प्राप्त करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 20 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 21 है, आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं। तो 20 और 21 दोनों ही अनुच्छेद 359 के अंतर्गत लागू रहते हैं, इन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, द्वितीय, केवल उन्हीं कानूनों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त होता है जो आपातकाल से संबंधित है, न कि दूसरे कानून, और केवल उन्हीं कार्यकारी कार्यों को संरक्षण प्राप्त है जो केवल ऐसे कानून के तहत लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।